उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिम्पल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाए और फिर से चमन मेडिक स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहाँ पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा, लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ यह खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रातों रात वो अपने कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बोन सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचा आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी को देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए, मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ, तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं, यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी टमटमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला था कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह नहीं मालूम था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की ही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आया था। हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था।
लेकिन लकी तो पहली ही बार यहाँ आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर से उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था, जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। नहीं, लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी यह लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहाँ आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़कछाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी जा सकती थी, और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर से बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच तो रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहाँ था ही नहीं। अरे अब यह कहाँ चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहाँ भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर भी नहीं निकला था, इसका मतलब वो था तो बैंक के अंदर ही, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और आपे केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी की एक झलक दिखी। यह और कोई नहीं बल्कि लकी ही था। अरे यह कहाँ छुपा हुआ था? यास्मीन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंभे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को वो मिल तो गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सब के करोड़ों रुपए इस वक्त बैंक में रखे हुए थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मीन की यह चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसके इतने जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, यह आदमी है या गधा? यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, यह कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोच सोचकर ही घबराए जा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखे यही शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी, लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसे देखते ही वो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा।
मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ, लकी ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा, लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह और चुपचाप निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लकी यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में क्या आइडिया आया। फिंगरप्रिंट, उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट, मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता। यह कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। हाँ, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 रोज में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर बीप कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उसने लकी ने यह डिमांड रख दी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकालना चाहता था। लेकिन पानी तब सर से ऊपर निकल गया जब उसकी उंगली मैच ही नहीं हुई। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं को क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है कि मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगा लेने दीजिए बस। लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर यह उंगली भी नहीं लगी ना तो फिर यह मत कहना कि मैं अगली उंगली ट्राई करके देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर यह वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा, मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर उसने पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने फिर से अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पेन से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज और वो चमककर हरी हो उठी थी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर मैसेज आया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखों में भी चमक आ गई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूरकर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उसे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था।
इधर मैनेजर ने भी उसके आगे हाथ जोड़े और खिसियाकर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर। हाँ ठीक है, तुम बस मुझे यह बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं। लकी ने कहा और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाए और बोला, हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में यही सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लकी ने इधर जब उसके फोन में अपने खाते में पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए था, वरना उसके साथ वही सब होने वाला था जो कि आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैनेजर ने फिर से अपने फोन पर उंगलियां फिराए और बोला, सर एक तो आपके खाते से यहाँ एक फेरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई है, 5 किलो सोने की 20 ईंटें हैं, पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे हैं 24 कैरेट के और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हांफते हुए और उसने अपना पसीना साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को हो आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास थी, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो अब मुझे एक कार्ड दे दो, लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर, बस मुझे 10 मिनट दीजिए सर, 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने से निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन में फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ना जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था, इसलिए फिलहाल तो वो लकी को यही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल गुदवा लिया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल पर मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वो बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वो लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वो लकी के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर यह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, उसने अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे पर से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं आया था और न ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वो किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। आए, रुको, तुम इस तरह से नहीं जा सकते, यास्मीन जोर से चिल्लाए और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले आने की?
यास्मीन ने पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी लकी का गिरेबान पकड़कर उसे जहाँ छोड़ दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी तो कहा था, मैं यहाँ सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए आया था, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लकी ने यह कार्ड अंदर से चुरा लिया था और इससे पहले कि वो यहाँ से चोरी करके भागता, यास्मीन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही 2 बंदूक वाले गार्ड भागे भागे यास्मीन के पास आए। यह चोरी करके भाग रहा था, पकड़ो इसे। लकी ने जब यास्मीन के मुंह से यह बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि उस सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डराकर इस पर अपना नाम भी लिखवा लिया। इसकी जेब चेक करो, यास्मीन ने कहा। दोनों में से एक गार्ड लकी की जेब टटोलने लगा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की उसे समझ क्या रही थी। अगर उसे इसके खाते या इसकी संपत्ति या सिर्फ इसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता तो भी यास्मीन उसके पैरों में गिर जाती। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में खुद कुछ कह पाता कि गार्ड बोला, मैडम, इसकी जेब में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसकी एक जेब फटी हुई है। तभी उसकी बात को सुनकर दूसरे सिपाही ने कहा, मैडम, हो सकता है कि यह इसी जेब में चाकू रखकर लाया हो और निकालते वक्त उसी चाकू से उसकी जेब फट गई हो। अरे पागल हो क्या, यह सब क्या बोल रहे हो? शशिका, इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। इधर यास्मीन अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो चाकू लाया था तो फिर वो चला कहाँ गया था। बाप रे, अचानक से यास्मीन की आंखें बड़ी सी हो गई। उसे लगा कि लकी ने उस चाकू से शशिकांत का खून कर दिया था। यास्मीन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक संकी चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाए। यास्मीन ने इधर इतना कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक रख दी थी। जैसे ही बाकी के लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने यह मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है यह सब, उसने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वो चौंक गए और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो जिंदा और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा हैं? यास्मीन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल में उसकी खुशी की जगह डक ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यास्मीन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतना जल्दी मरने लगा, और तुमने यह सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया, उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे यह किसने किया, किसने किया है? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड को हटा दिया। फिर उसने लकी को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर, आई एम रियली सॉरी सर, इस बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर यास्मीन की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना कि यह किसने किया? इसने किया, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया। इसे लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे यह कार चुराकर भाग रहा है। लकी ने यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। अचानक ही सब लोग थोड़ा सा पीछे हटकर यास्मीन को देखने लगे थे। यास्मीन घबराई हुई सी कभी फर्श को तो कभी छत को देखे जा रही थी। यास्मीन, शशिकांत ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में छुपे गुस्से को यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी ना तो लकी से और ना ही शशिकांत से नजर मिलाने की हिम्मत हो रही थी। फिर भी वो जानती थी कि उसका चुप रहना इस वक्त उसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने कहा, सर, मुझे लगा कि यह जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती यह कार्ड बनवा लिया और फिर आपको मार दिया सर, यास्मीन ने कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू भी आ गए थे।
मैनेजर ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। यास्मीन जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी? उसने लकी को पहचाना ही नहीं था। खैर, मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो फिर यास्मीन कैसे पहचान पाती? इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ कहने से अच्छा था कि वो यास्मीन को एक कोने में ले जाकर लकी की सच्चाई बताए। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ के खंभे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है यह कौन है? अरे, यह लक्ष्मण लाल अग्रवाल है, अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसका सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही यह नाम सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि आज न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है? यह अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है, शशिकांत ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। यास्मीन जैसे जैसे लकी को देखे जा रही थी, वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। लकी कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई, शशिकांत ने कहा और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर यास्मीन अभी भी वही की वही खड़ी थी। अभी अभी जो शशिकांत उसे बताकर गया था वो यास्मीन पचा ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला नहीं था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस थाने में फोन लगाया। जैसे ही यास्मीन ने पुलिस वालों से यह कहा कि उससे गलती हो गई और जिसे वो बदमाश समझ रही थी असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज आई, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती ही होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उस पुलिस वाले ने फोन काट दिया। मर गए, यास्मीन ने अपने आप से कहा। उसके हाथ थर थर कांपने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर इसने मुझे माफ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डेफमेशन का चार्ज लगा दिया तो, यास्मीन ने अपने आप से कहा और वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसने देखा कि लकी उसे घूर कर देख रहा था। शशिकांत वर्मा कोशिश कर रहा था कि वो लकी को शांत करवाने के लिए पानी पिला दे या फिर उसे बैठा दे, लेकिन लकी वहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। यास्मीन उसके पास पहुँच गई थी। वैसे तो वो जानती थी कि उसके माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो नहीं थी, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और लकी से कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी, एक्चुअली आपके। यास्मीन ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी, यास्मीन ने कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। लकी न्यू सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया था। असल में उसे क्लास जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो बिना यास्मीन को कुछ कहे या उसे सबक सिखाए वहाँ से निकल आया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गया। ओह शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क और साफ करने लगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भरवा रहे थे। जब भी लकी इस चीज की कंप्लेंट करने के लिए वहां जाता था, तो वो उसे यह कह देते कि फंड नहीं है। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पेंट पर लगी कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत कर दी थी। जैसे ही उनकी नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी, तो उनकी आंखें निराशा से भर आई।
इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे उनमें से कमलनाथ जी को लकी सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर यह बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते ही, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया था। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े सभी लोग उसी की ओर देखने लगे थे। यह फटीचर कब से लेट आने लगा। सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन यह कभी लेट नहीं हो सकता। एक लड़के ने कहा, इसकी पेंट तो देखो यार कितनी गंदी है। भाई क्लास में लड़कियां भी होती है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आता। दूसरे लड़के ने कहा और यह सुनकर उसके पास में बैठी लड़की उसके ऊपर हंस दी और बोली, अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़ों के लिए पैसे लगते हैं, इसके पास यह कपड़े हैं, इसके लिए तो यही बहुत है। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ न कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी यह सब आज ही सुन रहा था, इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर तो नीचे झुका ही रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि यह अनिल आज कितना लकी होकर आ रहा था। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो, अगर तुम लोग इसी तरह बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सभी लोग उनकी बात सुनकर शांत हो गए। तब तक लकी भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते ना जाने क्यों उनकी नजर बार बार लकी की ओर ही जा रही थी। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि कमलनाथ जी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें लकी के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई थी। आज की क्लास यही खत्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, कल मिलते हैं, कमलनाथ जी ने कहा और क्लास से बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिम्पल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहाँ और कोई नहीं बल्कि डिम्पल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। सब लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल ने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। डिम्पल खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिम्पल को सबके सामने चूम लिया। यह नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। अरे भाई यह सब क्या हो रहा है, उसके एक दोस्त ने आकर लकी से कहा। होने दे जो रहा है, लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं कर रहा था। अरे भाई तुझे पता है यह राहुल कितना चालू आदमी है, अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और यह छठी है, लकी के दोस्त प्रीतम ने उससे कहा। उसकी बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देख मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। यह कहकर लकी डिम्पल की ओर देखने लगा, जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिम्पल की नज़र भी लकी पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी सुनो। अचानक से डिम्पल लकी के सामने रुकी। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना एक हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया और बोली, अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे इस कवर की भी जरूरत नहीं है। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर अपनी टेबल पर रख लिया। बेबी इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया। कवर कौन गिफ्ट में देता है? राहुल ने उसके सामने ही डिम्पल से कहा।
राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिम्पल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी, जिसकी मोबाइल खरीदकर गिफ्ट करने की औकात नहीं होती, वो सिर्फ कवर ही गिफ्ट कर सकता है। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलाता हूँ। आ जाओ, चलते हैं कनॉट प्लेस और वहाँ से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन। राहुल ने कहा। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, पहले हम एक नया फोन खरीदेंगे और फिर उस नए फोन की पार्टी भी करेंगे। और उसके बाद आज, डिम्पल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लकी भी उसके इशारे को समझ गया था। लकी जानता था कि वो यह सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिम्पल बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई, यह सब क्या हो रहा है? तेरे सामने यह सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? प्रीतम ने पूछा। नहीं, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है, इसीलिए चिल्ला, लकी ने कहा और फिर से राहुल और डिम्पल की ओर देखने लगा। जब उन दोनों की नज़र लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भभक गए। दोनों के दोनों ही यह सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसा बैठा था जैसे उसका और डिम्पल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिम्पल राहुल से बोली, चले बेबी। बेबी नहीं बेबी, हबी। आज से तुम मुझे बोलोगी हबी और मैं तुम्हें बोलूँगा मेरी प्यारी वाइफी, राहुल ने कहा और लकी के सामने ही डिम्पल को चूम लिया। यह देखते ही लकी थोड़ा सा जल भून तो गया था और इसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, डिम्पल, यह सब क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सब से? लकी को डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर हुआ नहीं था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए टीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिम्पल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ, लकी ने कहा और फिर से प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंक कर मार रहा था, प्रीतम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही लकी है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो गया था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तानकर उसकी दिशा में बढ़ ही रहा था कि इतने में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डिम्पल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहाँ पर एक थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिम्पल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ लगी पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, यह तू क्या कह रही है? जुबान संभाल अपनी, डिम्पल ने कहा। राहुल के बारे में बुराई नहीं, बल्कि लकी के बारे में अच्छी बात सुन लेने की वजह से डिम्पल का मन खराब हो गया था। जब डिम्पल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता था तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा, साक्षी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी, इसलिए राहुल कुछ कर भी नहीं सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतना जल्दी कैसे भूल गई कि लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहता था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरी खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तेरे लिए दवाई तक लेकर आता था। तुझे याद नहीं है जब हम सब हिमाचल घूमने के लिए गए थे और तेरे पैर में मोचा गई थी तो यह बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है। साक्षी ने कहा,
अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो वो डिम्पल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी से छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवरटाइम किया था। लकी को जैसे ही यह सब याद आया, उसकी पलकों की कोराएं भीग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, अरे यह लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोल गप्पों के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा पैसे जोड़ रहा है। रोज दाल और रोटी खा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। उसे भी साक्षी की कही सब बातें उसके दिल पर लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी। उसका हाथ राहुल की कमर में था और वो चाहकर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो यह तो इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि यह मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों मेरे साथ इतना आगे बढ़ा। आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ, तो फिर मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं। लकी उसकी सब बात सुन रहा था और इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठकर चला गया। चलो हबी, डिम्पल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसे आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जा। यह आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया था। उसके दिमाग से डिम्पल के सारे ख्यालात चले गए थे और वो सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें भीग आई थी।